अध्याय 41 पंजीकरण। जब वह 14 वर्ष का हुआ तो उसने अचानक किसी भी अन्य की तुलना में बहुत तेजी से साधना करना शुरू कर दिया। अब एक वर्ष बीत जाने के बाद और वह 15 वर्ष का हो गया है। इस उम्र में उसके पास क्यूई संक्षेपण क्षेत्र के 9वें चरण की साधना है। यहां तक कि जू किंग, जो पहले से ही है 17 साल की उम्र में, केवल क्यूई संक्षेपण क्षेत्र के 8वें चरण में खेती होती है। हाँ, हमें इस तथ्य को स्वीकार करना होगा कि लिन हाओ वास्तव में एक अद्वितीय प्रतिभा है। एक साधारण परिवार से होने के बावजूद इतनी कम उम्र में उन्होंने जो हासिल किया वह हमारी कल्पना से परे है। यहां तक कि स्वयं महामहिम सम्राट ने भी ऐसा कहा था। भविष्य में लिन हाओ निश्चित रूप से मार्शल सम्राट का पद बन सकता है या उससे भी आगे निकल सकता है। वास्तव में क्या ये सच है? मार्शल सम्राट के पद को पार करें। क्या वास्तव में इस दुनिया में कोई विशेषज्ञ है जो मार्शल सम्राट से भी अधिक शक्तिशाली है? आप क्या जानते हैं, भले ही हमारे एजियो ड्रैगन देश में मार्शल सम्राट क्षेत्र से आगे निकलने वाला एक भी विशेषज्ञ नहीं है, लेकिन हमारे देश के बाहर वास्तव में मार्शल सम्राट से परे ताकत रखने वाले कई विशेषज्ञ हैं। ओह, मुझे यह नहीं पता था। खैर, विषय पर वापस आते हैं। क्या ये लिन हाओ भी इस प्रतियोगिता में भाग ले रहा है? हाँ, मैंने सुना है कि वह भाग लेने के लिए पहले से ही यहाँ है और कल उसने प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण कराया। और मैं गारंटी देता हूँ कि वह निश्चित रूप से विजयी होगा, प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल करेगा। ओह, मैं प्रतियोगिता देखने के लिए निश्चित रूप से वहां रहूंगा। मैं भी। लिन हाओ, क्यूई संक्षेपण क्षेत्र का 9वां चरण। ऐसा लगता है कि यह प्रतियोगिता तीव्र होने वाली है। यह उतना आसान नहीं है जितना मैंने सोचा था। मुझे इस प्रतियोगिता के लिए खुद को और अधिक तैयार करने की आवश्यकता है। अभी भी एक सप्ताह बाकी है। मेरे पास कोई अच्छा मार्शल आर्ट कौशल नहीं है। सबसे पहले मुझे कोई मार्शल आर्ट कौशल विकसित करना होगा ताकि यह इस प्रतियोगिता में मेरी मदद कर सके। ये जियाओ ने जब वहां मौजूद लोगों के बीच की बातचीत सुनी तो वह सतर्क हो गया। जब उन्होंने पहली बार प्रतियोगिता के बारे में सुना तो उन्होंने सोचा कि अपनी मौजूदा ताकत के साथ उनके लिए शीर्ष 10 में जगह बनाना आसान होगा। लेकिन अब लिन हाओ और जू किंग नाम के उस लड़के के बारे में सुनने के बाद उसे समझ आया कि वह और उसके सोचने का तरीका पहले कितना भोला था। चूंकि लिन हाओ और जू किंग है, तो निश्चित रूप से उनके जैसे कई अन्य विशेषज्ञ भी होंगे। शीर्ष 10 तक पहुंचना उतना आसान नहीं था जितना लगता है। प्रतियोगिता से पहले उसे अभी भी यथासंभव अपनी ताकत बढ़ाने की जरूरत थी। हाल ही में उनकी खेती तेजी से बढ़ी तो उन्हें अपनी नींव मजबूत करने की जरूरत पड़ी। नींव किसी की ताकत का सार है और यह गारंटी है कि कोई व्यक्ति भविष्य में किस प्रकार की ताकत हासिल कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति की नींव मजबूत नहीं है तो वह अपने पूरे जीवन में बहुत कुछ हासिल नहीं कर पाएगा, लेकिन यदि किसी की नींव मजबूत है तो कोई भी कमजोर व्यक्ति को पूजा की दृष्टि से देख सकता है। खेती के लिए नींव ही सब कुछ है। चूंकि उन्हें अपनी नींव मजबूत करने की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए मार्शल कौशल का अभ्यास करने के बारे में सोचा ताकि इससे उन्हें प्रतियोगिता में मदद मिल सके। भरपेट खाने के बाद ये जियाओ सराय से बाहर चला गया और उस स्थान पर गया जहां प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण चल रहा था। कई छोटी बड़ी दुकानों से गुजरते हुए ये जियाओ एक बड़े मैदान में पहुंचा। यहां बेहद चहल पहल थी। भीड़ में अधिकांश लोग लगभग 15 से 17 साल के थे, जो वातावरण में व्याप्त तीव्र ऊर्जा से भरे हुए थे। यहां बहुत चहल पहल है। ऐसा लगता है जैसे इतने सारे लोग पंजीकरण के लिए यहां आए हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि प्रतियोगिता में इतने सारे लोग भाग लेंगे और इतने सारे लोग तो इसका एक अंश मात्र हैं। अभी भी 3 दिन बाकी है, पंजीकरण समाप्त हो जाएगा और पंजीकरण के 2 दिन बाद प्रतियोगिता आधिकारिक तौर पर शुरू हो जाएगी। पंजीकरण के लिए इतने सारे लोगों को यहां देखकर ये जियाओ चकित हो गया। वह जानता था कि प्रतिस्पर्धा बहुत कड़ी होने वाली है, लेकिन अब उसने फिर से अपना दायरा बढ़ाया है। उसे पता चला है कि शीर्ष 10 में जगह पाना जितना उसने सोचा था उससे कहीं अधिक कठिन होगा। उन्होंने पाया कि इस विशाल क्षेत्र में लोग पंजीकरण के लिए कतार में खड़े होकर 5 पंक्तियों में एकत्रित हो रहे थे। वहां बहुत सारे लोग थे जिनके चेहरे पर घबराहट के भाव थे।
कुछ ऐसे भी थे जो निराश भाव के साथ चले गए। जाहिर तौर पर वे इस प्रतियोगिता के लिए खुद को पंजीकृत करने की आवश्यकता को पूरा करने में विफल रहे। वह आगे बढ़े और एक पंक्ति में खड़े हो गए जिसमें अन्य 4 की तुलना में कम लोग खड़े थे। चून की प्रतियोगिता 5 महान संप्रदायों और शाही परिवार द्वारा आयोजित की जाती है, ऐसे अनगिनत लोग थे जो इसमें भाग लेने का प्रयास करना चाहते थे। वहां न केवल कई युवा थे, बल्कि कई अधेड़ उम्र के पुरुष और महिलाएं भी अपनी किस्मत आजमा रहे थे। इस प्रतियोगिता के लिए प्रतिभा भी एक मापदंड थी। जब तक आप पर्याप्त प्रतिभाशाली हैं और उनकी उम्र से मेल खाने वाली पर्याप्त खेती है, तब तक आप पंजीकरण करा सकते हैं। लगभग आधे घंटे तक इंतजार करने के बाद आखिरकार प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण कराने की बारी आई। वह चला गया और एक ऐसे व्यक्ति के सामने रुक गया जो पंजीकरण के लिए जिम्मेदार था। यह एक अधेड़ उम्र का आदमी था जिसने साधारण सफेद वस्त्र पहना था और उसकी ठुड्डी के नीचे बड़ी दाढ़ी लटकी हुई थी। वह एक कुर्सी पर बैठा था और उसके सामने एक मेज थी जो कई कागजात और अन्य सामान से भरी हुई थी। आपका नाम? उस अधेड़ उम्र के आदमी ने उसकी ओर देखा और भावहीन होकर पूछा। ये जियो ने कहा। आयु? 15। अब से 1 महीने बाद मैं 16 साल का हो जाऊंगा। आपकी खेती? QE संक्षेपण क्षेत्र का 3रा चरण। ठीक है, इस पत्थर को अपने हाथ में पकड़ो और इसमें अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा डालो। अधेड़ उम्र के आदमी ने सिर उठाया, उसकी ओर देखा और फिर मेज के एक कोने में रखे एक पत्थर की ओर हाथ दिखाकर कहा। अध्याय 42। मौलिक पत्थर। उस पत्थर को देखकर ये जियाओ को पता चला कि यह एक काला पत्थर था जिस पर एक जटिल संरचना खुदी हुई थी। उसने काले पत्थर को अपने हाथ में लिया और उसमें अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार किया। जैसे ही आध्यात्मिक ऊर्जा को काले पत्थर के अंदर इंजेक्ट किया गया, वह सफेद रोशनी से चमकने लगा। उस अधेड़ उम्र के आदमी ने जब काले पत्थर से सफेद रोशनी चमकती देखी तो उसने निराशा से अपना सिर हिलाया, एक कागज पर कुछ लिखा और फिर कहा, ठीक है, ये हो गया। आप इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए योग्य हैं। यह आयोजित किया जाएगा 5 दिनों के बाद। शुभकामनाएं। उसने ये जियाओ को एक नंबर प्लेट दी। ठीक, धन्यवाद, ये जियाओ ने कहा। उसने काला पत्थर मेज पर रख दिया और अधेड़ उम्र के व्यक्ति के हाथ से नंबर प्लेट ले ली। क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूं? ये जियाओ ने फिर से अधेड़ उम्र के आदमी की ओर देखा और कहा। हाँ, आप पूछ सकते हैं। ये काला पत्थर क्या है और इसमें मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा डालने के बाद जो सफेद रोशनी निकली वह कौन सी थी? अधेड़ उम्र के आदमी ने फिर सिर उठाकर उसकी ओर देखा और फिर बोला, इस काले पत्थर को तात्विक पत्थर कहा जाता है। नाम से ही आप पता लगा सकते हैं कि इसका तत्वों से कुछ लेना देना है। 5 मुख्य मूल तत्व हैं। प्रत्येक तत्व पत्थर का अलग अलग रंग होता है और उसके रंग के आधार पर हम इसे 5 प्रकारों में विभाजित करते हैं। अग्नि तत्व पत्थर के लिए लाल, वायु तत्व पत्थर के लिए हरा, जल तत्व पत्थर के लिए नीला और इसी तरह। ये मौलिक पत्थर लोगों को अपनी साधना को तेज करने और अपने विशेष तत्वों को बढ़ाने के साथ साथ मजबूत करने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति के पास अग्नि तत्व का शरीर है, तो वह अपनी साधना को तेजी से बढ़ा सकता है और इसकी मदद से अपने शरीर में अग्नि तत्व को मजबूत कर सकता है। लाल तात्विक पत्थर का जो अग्नि तत्व पत्थर भी है। ये मौलिक पत्थर केवल एक अंतर के साथ स्पिरिट पत्थरों के समान है। इसमें एक विशेष तत्व होता है जबकि स्पिरिट स्टोन नहीं होता है। एक विशेष मौलिक पत्थर का उपयोग केवल उन्हीं तत्वों वाले व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। आखिरकार इस प्रकार का काला मौलिक पत्थर आता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह काला है, इसका मतलब है कि इसमें कोई तत्व नहीं है। लेकिन यह स्पिरिट स्टोन से अलग भी है क्योंकि इसमें कोई स्पिरिट ऊर्जा नहीं है। लेकिन इस काले मौलिक पत्थर का अभी भी उपयोग है क्योंकि यह किसी व्यक्ति के निर्माण के बाद उस पर किसी संरचना को उकेरने के बाद उसके तत्व का पता लगाने में हमारी मदद कर सकता है। पहले की तरह जब अग्नि तत्व वाला कोई व्यक्ति इसमें अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा इंजेक्ट करता है तो ये लाल रोशनी के साथ चमकेगा। वायु तत्व के लिए ये हरे रंग की रोशनी के साथ चमकेगा और इसी तरह। आपकी सफेद रोशनी से पता चलता है कि आपके पास किसी भी प्रकार का तत्व नहीं था। ओह, तो यह ऐसा ही है।
मौलिक पत्थरों के बारे में पता चलने के बाद ये जियाओ आश्चर्यचकित रह गया। आप यहाँ किस लिए खड़े हैं? अब दफा हो जाए। मैंने पहले ही आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया है। सामने वाले को अवरुद्ध न करें। अन्य लोगों को भी यहाँ पंजीकरण कराने की आवश्यकता है। ये देखकर कि ये जियाओ अभी भी खड़ा था, वह अधेड़ उम्र का आदमी उस पर चिल्लाया। ये जियाओ जल्दी से लाइन से बाहर आया और वापस सराय की ओर चलने लगा। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इस दुनिया में एलिमेंटल स्टोन के नाम से जाना जाने वाला एक अन्य प्रकार का स्पिरिट स्टोन भी होगा। तात्विक पत्थरों के गुण जानने के बाद उन्हें थोड़ा अफसोस हुआ कि उनके पास कोई तात्विक शरीर नहीं है। जब वह वापस सराय की ओर चल रहा था, अचानक वह अपने रास्ते में अचानक रुक गया। वह अपनी दाहिनी ओर कुछ देख रहा था। ये 4 मंजिल की एक विशाल इमारत थी। बिल्डिंग के सबसे ऊपर 2 बड़े बड़े शब्द लिखे दिखे। अल्केमिस्ट एसोसिएशन। प्राचीन पिल देवता की यादों से, जिसे उसने आत्मसात किया, वह जानता था कि इस दुनिया में कई शक्तिशाली ताकतें थीं और यह अल्केमिस्ट एसोसिएशन उनमें से एक थी। इतना ही नहीं, अल्केमिस्ट एसोसिएशन वहां मौजूद सबसे शक्तिशाली ताकतों में से एक है। जैसा कि नाम से ही लागू होता है, अल्केमिस्ट एसोसिएशन कीमियागरों के लिए था और यह कई कीमियागरों का जमावड़ा था। यहाँ बहुत से लोग कीमियागर से उनके लिए एक गोली बनाने या कई जड़ी बूटियां और गोलियां खरीदने के लिए आते हैं। लगभग एजियो स्काई महाद्वीप के हर बड़े शहर में अल्केमिस्ट एसोसिएशन की एक शाखा है। उनके सामने अल्केमिस्ट एसोसिएशन की एक शाखा भी थी। वह दाहिनी ओर मुड़ा और तेजी से चलकर अल्केमिस्ट एसोसिएशन के सामने पहुंचा। कुछ देर तक अल्केमिस्ट एसोसिएशन के सामने खड़े रहने के बाद ये जियो ने आखिरकार इसमें प्रवेश किया। भले ही उसे प्राचीन पिल भगवान की यादें थीं, जब वह वास्तव में अल्केमिस्ट एसोसिएशन के अंदर गया तो वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। अंदर बहुत विशाल हॉल था। हॉल के दाहिनी ओर 3 काउंटर थे और वहां अलमारियों की कई पंक्तियां भी मौजूद थीं, जिनके सामने का भाग 2 तरफा शीशे की मोटी परत से ढका हुआ था। अंदर कई तरह के औषधीय पौधे और गोलियां मौजूद थीं। उन अलमारियों के अंदर औषधीय पौधों और गोलियों की विविधता पूरे एजियो ड्रैगन कंट्री में बाहर मिलने वाली चीजों से तुलना करने के लिए पर्याप्त से अधिक होनी चाहिए। अगर दवा और गोलियों से जुड़ी कोई चीज यहां नहीं मिल सकी तो निश्चित तौर पर दूसरी जगहों पर भी नहीं मिल पाएगी। अलमारियों के सामने लोगों की भीड़ मौजूद थी, जो औषधीय जड़ी बूटियों और गोलियों को खरीदने के लिए देख रहे थे। वहां मौजूद गोलियों को देखकर ये जियाओ के दिमाग में भी थोड़ी हलचल हुई, क्योंकि वहां कई तरह की गोलियां और औषधीय जड़ी बूटियां थीं। कुछ अपनी साधना को बढ़ाने के लिए थे, कुछ शरीर को मजबूत बनाने के लिए थे और कुछ उपचार के उद्देश्य से थे। कुल मिलाकर अलमारियों के अंदर हर प्रकार की औषधीय जड़ी बूटियां और गोलियां मौजूद थीं। हॉल के बीच से एक बड़ी सी सीढ़ी दूसरी मंजिल पर जा रही थी। ये कुछ अत्यंत महंगे सफेद जैड से बना था। अध्याय 43 स्पिरिट ग्रास अल्केमिस्ट एसोसिएशन अंदर। ये जियाओ उन अलमारियों के सामने चला गया जहां कई प्रकार की औषधीय जड़ी बूटियां मौजूद थीं। प्रत्येक औषधीय जड़ी बूटी के पास एक टैग लगा होता था जिसमें उन औषधीय जड़ी बूटियों की कीमत लिखी होती थी। वह धीरे धीरे उनमें से प्रत्येक का निरीक्षण करने लगा। बैंगनी कमल घास 1000 सोने के सिक्के, नीली शाखा फल 2600 सोने के सिक्के, 100 साल का लाल बांस 3000 सोने के सिक्के, लाल पत्ती वाले मृत वृक्ष की जड़ें 4200 सोने के सिक्के। इन जड़ी बूटियों को देखकर ये जियाओ का दिमाग घूम गया। यहाँ की हर जड़ी बूटी बेशकीमती थी और उसकी कीमत भी बहुत ज्यादा थी। यदि यह पहले होता तो ये जियाओ कभी भी इसे देखने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन अब सब कुछ अलग था। उन्होंने एक प्रकार की जड़ी बूटी की खोज शुरू की जो उनकी नींव को मजबूत करने में मदद कर सके। वह बंद दरवाजे की खेती करके अपनी नींव मजबूत कर सकता है, लेकिन अभी समय नहीं है। प्रतियोगिता शुरू होने में सिर्फ 3 दिन बचे थे, इसलिए वह प्रतियोगिता शुरू होने से पहले अपनी नींव मजबूत करने में मदद के लिए एक औषधीय जड़ी बूटी का उपयोग करना चाहता था। उसकी नज़र अचानक स्पिरिट ग्रास नामक जड़ी बूटी पर पड़ी। हालांकि नाम सरल लगता है, ये स्पिरिट जड़ी बूटी बिल्कुल भी सरल नहीं थी। स्पिरिट ग्रास एक प्रकार की औषधीय जड़ी बूटी है जो किसी व्यक्ति की आध्यात्मिक ऊर्जा को फिर से भरने में मदद कर सकती है।
इतना ही नहीं, यह एक बहुत ही शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा भी प्रदान करता है जो इस जड़ी बूटी का सेवन करने वाले कृषकों की आत्मा ऊर्जा को शुद्ध और गाढ़ा बना सकता है। यह उनकी नींव को मजबूत करने में मदद करने के लिए एक आदर्श औषधीय जड़ी बूटी थी। इसकी कीमत ज्यादा नहीं थी, सिर्फ 500 सोने के सिक्के थे। लेकिन किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए यह अभी भी बहुत ऊंची कीमत थी। यह अच्छा था कि उसके पास अभी भी 26,000 से अधिक सोने के सिक्के थे जिन्हें वह नीलामी घर में 100 निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों की नीलामी के बाद प्राप्त करने में कामयाब रहा। ये जियाओ चलकर एक काउंटर के पास पहुंचा। उसके पीछे एक बेहद खूबसूरत जवान लड़की बैठी थी। वह अपना काम कर रही थी क्योंकि अन्य 2 काउंटरों सहित उसके सामने लोगों की कतार लगी हुई थी। ये जियाओ ऊपर चला गया और उस पंक्ति में कतार में लग गया। एक एक करके उसके आगे का हर किसान उस खूबसूरत लड़की के आगे आगे चल रहा था और अपना काम निपटाने के बाद धीरे धीरे लाइन से हट गया। ये जियाओ भी कदम दर कदम काउंटर के करीब पहुंच रही थी और ये सिलसिला काफी लंबे समय तक चलता रहा। आखिरकार उसकी बारी थी। जैसे ही वह काउंटर के पास पहुंचा, उसके पीछे मौजूद खूबसूरत लड़की ने कहा, हेलो, मेरा नाम जियू ताओ है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपको किस चीज में मेरी मदद चाहिए? ये जियाओ ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मुझे स्पिरिट घास के 10 डंठल दो। आत्मा घास के 10 डंठल। उस खूबसूरत लड़की ने बड़ी होकर ये जियाओ को गहराई से देखा। आखिरकार वह अपने कपड़ों से एक अमीर आदमी की तरह नहीं लग रहा था और फिर कहा, ठीक है, कृपया प्रतीक्षा करें, मैं जाऊंगा और इसे आपके लिए निकालूंगा। ये कहने के बाद वह काउंटर के पीछे से निकली और अलमारियों की ओर चली गई। उसमें से स्पिरिट ग्रास के 10 डंठल निकाले और वापस लौट आई। उसने ये जियाओ को स्पिरिट ग्रास के वे 10 डंठल दिए और कहा, स्पिरिट ग्रास के एक डंठल की कीमत 500 सोने के सिक्कों के बराबर है। आप स्पिरिट ग्रास के 10 डंठल खरीद रहे हैं, इसलिए कृपया कुल 5,000 सोने के सिक्कों का भुगतान करें। ये जियाओ ने उसके हाथों से स्पिरिट ग्रास लिया और काउंटर लड़की के सामने अपना हाथ हवा में लहराया। अचानक काउंटर पर बहुत सारे सोने के सिक्के दिखाई दिए। यहाँ 5,000 सोने के सिक्के हैं। धन्यवाद, ये जियो ने कहा और वहां से बाहर चला गया। वह काउंटर वाली लड़की अभी भी वहीं खड़ी थी। स्थानिक वलय। जब ये जियाओ उसकी नजरों से ओझल हो गया तो उसने एक लंबी सांस ली और आश्चर्य से कहा, आखिरकार एजियो ड्रैगन कंट्री में स्थानिक वलय बहुत दुर्लभ थे। केवल अमीर लोग और टाइकून ही अपने लिए एक स्थानिक अंगूठी रख सकते हैं। उस समय की बात करें जब वह ये जियाओ को एक गरीब बच्ची समझ रही थी, वह कितनी मूर्ख थी। उसने सोचा कि यह सचमुच एक सच्चा तथ्य है, कभी भी किसी किताब को उसके आवरण से मत आंकिए। ये जियाओ सराय में अपने कमरे में वापस लौट आया। वह बिस्तर पर पालथी मारकर बैठ गया और स्पिरिट ग्रास के डंठल का एक बड़ा टुकड़ा लेकर खा लिया। जैसे ही स्पिरिट ग्रास उसके मुंह से गर्दन के माध्यम से उसके पेट तक जाती है, इस प्रक्रिया के दौरान यह एक बहुत ही शुद्ध स्पिरिट ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। कुछ ही समय बाद गर्मी जैसी ऊर्जा ने उसके शरीर पर हमला किया और उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ कि उसके शरीर के भीतर किसी प्रकार की आग जल रही है। उन्होंने जल्दी जल्दी 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक की पहली परत प्रसारित करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे उन्होंने अपनी साधना तकनीक का प्रसार किया, उनका शरीर आरामदायक महसूस करने लगा। धीरे धीरे उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा शुद्ध और मोटी होती जा रही थी। काफी देर हो जाने के बाद आखिरकार उसने अपनी आंखें खोली। वह महसूस कर सकता है कि उसकी शक्ति एक नई डिग्री तक मजबूत हो गई है। उसने अपना हाथ गोलाकार गति में घुमाया और पहले से अंतर महसूस किया। स्पिरिट ग्रास के बस 1 या 2 और डंठल और मैं अपनी नींव मजबूत कर लूंगा। ये जियाओ ने सोचा और एक बार फिर से खेती करना शुरू कर दिया। एक स्पिरिट ग्रास और फिर दूसरा। 2 और स्पिरिट ग्रास लेने के बाद ये जियाओ को एक बार फिर ऊर्जा जैसी गर्मी महसूस हुई जो उसके अंदरूनी हिस्से को जला रही थी। उन्होंने एक बार फिर 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक की पहली परत प्रसारित की। फिर वही प्रक्रिया दोहराई गई। जब दूसरी बार उसकी आंख खुली तो अगले दिन की सुबह हो चुकी थी। उनकी बुनियाद पहले ही उतनी मजबूत हो चुकी है जितनी होनी चाहिए। उसके पास अभी भी स्पिरिट ग्रास के 7 और डंठल बचे हैं। उन्होंने इसे देखा और फिर इसे अपनी स्पेटियल रिंग में संग्रहित कर लिया।
शायद भविष्य में मुझे स्पिरिट ग्रास के इन डंठलों की आवश्यकता होगी। उसने सोचा और बिस्तर से उठकर अपना मुंह खोला और दोनों हाथ फैलाकर एक लंबी जम्हाई ली। ओम, मुझे लगता है मैं पहले स्नान कर लूंगा। खुद को धोने के बाद वह सराय के भूतल पर उतर गया और खाने के लिए खाना मंगवाया। अध्याय 44 खजाना मंडप। एक सराय में भूतल पर ये जियाओ अपना खाना खा रहा था। जब उसने खाना खा लिया तो वह उठा, अपना बिल चुकाया और सराय से बाहर चला गया। कल उसने अपनी नींव को मजबूत करना शुरू कर दिया, जो बहुत कमजोर थी क्योंकि उसकी ताकत एक ही महीने में अपंग होने से वर्तमान स्तर तक बढ़ गई थी, जो बहुत तेजी से हुई थी। अब चूंकि उसकी नींव मजबूत थी, वह ट्रेजर पवेलियन की ओर चल दिया। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, खजाना मंडप सभी प्रकार के खजानों से भरा हुआ था। चाहे वह हथियार हो, जड़ी बूटी हो, गोली हो, खेती की तकनीक हो या मार्शल आर्ट कौशल हो, ये सभी ट्रेजर पवेलियन में पाए जा सकते हैं। बेशक जो लोग खरीदना चाहते हैं उन्हें पहले इसे वहन करना होगा। खजाना मंडप में हर चीज को खजाना माना जाता था, इसलिए इनकी कीमतें भी आसमान पर थीं। चूंकि उसने पहले ही अपनी नींव मजबूत कर ली थी, अब एक मार्शल आर्ट कौशल चुनने का समय आ गया था जो उसे प्रतियोगिता में मदद कर सके। वह चलता हुआ एक प्राचीन दिखने वाली इमारत के पास पहुंचा। गेट के सामने उसके दोनों तरफ दो दो गार्ड पहरा दे रहे थे ताकि कोई छोटा बच्चा अंदर न आ सके। गेट के ऊपर बहुत ही शानदार तरीके से दो शब्द लिखे हुए थे, खजाना मंडप। ये जियाओ उसके पास पहुंचा और दोनों गार्डों के बीच से गुजरते हुए गेट से अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही वह अंदर गया, सामने जो था उसे देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। सभी प्रकार के हथियार, तलवार, भाला, कृपाण, चाबुक, वहां हर तरह के हथियार मौजूद थे। यहां बहुत कम लोग थे, आखिरकार हर कोई यहां से खरीदारी नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी वहां कम से कम 30 लोग थे। उनमें से अधिकांश युवा पुरुष थे। प्रतियोगिता के कारण उनमें से कई लोग हथियार खरीदने के लिए यहां आए थे ताकि वे प्रतियोगिता में उच्च रैंक प्राप्त कर सकें। यहां के सबसे कमजोर हथियार लो ग्रेड स्पिरिट वेपन के थे। उन्होंने कई लो ग्रेड स्पिरिट हथियार और यहां तक कि मिडिल ग्रेड स्पिरिट हथियार भी देखे, लेकिन वह कोई हाई ग्रेड स्पिरिट हथियार ढूंढने में असफल रहा। जब वह उन हथियारों को देखने में व्यस्त था, तभी एक खूबसूरत युवती उसके पास आई और मुस्कुराते हुए बोली, प्रिय अतिथि, क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? आप मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या चाहिए और मैं उसे ढूंढने में आपकी मदद करूंगी। ये जियाओ ने उसकी ओर देखा और सिर हिलाया, मैं यहाँ अपने लिए उपयुक्त मार्शल आर्ट कौशल ढूंढने आया हूँ। ओह, तो आपको मार्शल आर्ट कौशल की आवश्यकता है। कृपया मेरे साथ आएं। सभी साधना तकनीक और मार्शल आर्ट कौशल दूसरी मंजिल पर रखे गए हैं। वह महिला उसे देखकर मुस्कुराई, घूमी और दूसरी मंजिल की ओर चल दी। ये जियाओ उसके पीछे पीछे चला और ट्रेजर पवेलियन की दूसरी मंजिल पर आ गया। यहाँ वह अल्केमिस्ट एसोसिएशन की तरह ही कई अलमारियां देख सकते हैं। दोनों में अंतर यह था कि अल्केमिस्ट एसोसिएशन की अलमारियों में औषधीय जड़ी बूटियां और गोलियां थीं, लेकिन यहाँ खेती की तकनीकें और मार्शल आर्ट कौशल थे। यहाँ अलमारियों की 3 छोटी पंक्तियां थीं। वह युवा महिला जो ये जियाओ को यहाँ ले गई थी, उसने कहा, सर, यहाँ अलमारियों की 3 पंक्तियां हैं। दाहिनी ओर की अलमारियों की पहली पंक्ति में सभी प्रकार की साधना तकनीकें हैं, जबकि बाईं ओर की अलमारियों की पहली पंक्ति में मार्शल आर्ट है। हाई ग्रेड येलो रैंक से लेकर मिडिल ग्रेड प्रोफाउंड रैंक तक के कौशल और शेल्फ की आखिरी पंक्ति में, जो बीच में है, आप हाई ग्रेड प्रोफाउंड ग्रेड मार्शल आर्ट तकनीक पा सकते हैं। ये जियाओ ने आश्चर्य से अपना सिर हिलाया। यह उनका पहली बार था कि उन्होंने एक साथ इतनी सारी साधना तकनीकों और मार्शल आर्ट कौशल को देखा। क्या यहाँ कोई अर्थ रैंक मार्शल आर्ट कौशल है? ये जियो ने उससे पूछा। क्या अर्थ रैंक मार्शल आर्ट कौशल? ये जियाओ ने जो कहा उसे सुनकर वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। जब उसने उसे निकाला तो उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, क्या आप अर्थ रैंक मार्शल आर्ट तकनीक चाहते हैं? हाँ, यदि ट्रेजर पवेलियन में यह है। मुझे इसकी कीमत की परवाह नहीं है। यदि आपके पास कोई है तो कृपया इसे निकाल लें। ये जियाओ ने सिर हिलाया।
वह जानता था कि उसके कपड़ों के कारण ये युवती उसे हेय दृष्टि से देखती है। शुरू से ही वह उसे हेय दृष्टि से देख रही थी क्योंकि यह उसका कर्तव्य था। वह चेहरे पर मुस्कान के साथ ये जियाओ को यहाँ की हर चीज का परिचय दे रही थी। लेकिन ये जियाओ को इसकी परवाह नहीं थी। तो क्या हुआ अगर उसने पुराने कपड़े पहने हुए थे जिनमें कोई चमक नहीं थी? तो क्या हुआ यदि अन्य लोग उसे नीची दृष्टि से देख रहे थे? उनके पास लोग रेड स्पिरिट स्टोन्स की पूरी खदान है। वह यहाँ कुछ भी खरीद सकता है। क्या कोई भी? नहीं। हर किसी के पास स्वर्गीय मोती जैसा दिव्य खजाना नहीं था और हर किसी के पास निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन्स की आपूर्ति नहीं थी। ये जियाओ की दृढ़ दृष्टि को देखते हुए, जो आत्मविश्वास से भरी हुई थी, उसने बड़ी मात्रा में हवा में सांस ली और उसे बाहर छोड़ दिया। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लौट आई और उसने कहा, मुझे क्षमा करें सर, यहाँ केवल एक लो ग्रेड अर्थ रैंक मार्शल आर्ट तकनीक थी। लेकिन इसे पहले ही दूसरे ग्राहक ने खरीद लिया था। इसलिए वर्तमान में हमारे पास कोई नहीं है अर्थ रैंक मार्शल आर्ट कौशल। ओह, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वह कौन था और उसने अर्थ रैंक मार्शल आर्ट कौशल कब खरीदा था? ये जियाओ ने भौहें चढ़ा ली और फिर पूछा। उसने सोचा कि अगर इस तकनीक को खरीदने वाला व्यक्ति अभी भी यहाँ है, तो वह उससे बातचीत करेगा और उसे मार्शल आर्ट कौशल के लिए कुछ स्पिरिट स्टोन भी दे सकता है। अर्थ रैंक मार्शल आर्ट कौशल कोई ऐसी चीज नहीं थी जो कहीं भी, कभी भी पाए जा सके और स्पिरिट स्टोन भी ऐसा ही था। इसलिए उसने सोचा, अगर वह उस व्यक्ति को बड़ी मात्रा में लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन देगा, तो बदले में वह उसे मार्शल आर्ट तकनीक जरूर बेचेगा। और वह व्यक्ति निश्चित रूप से बड़ी मात्रा में स्पिरिट स्टोन के प्रलोभन को बर्दाश्त नहीं करेगा। ये जियाओ को इस तरह देखकर वह युवती मुस्कुरा दी। वह पहले ही समझ चुकी थी कि ये जियाओ क्या सोच रहा था और उसने उसे ऐसे देखा जैसे वह किसी मूर्ख को देख रही हो। अध्याय 45 पवित्र उंगली कला। लिन हाओ। उसका नाम लिन हाओ है। वह वही था जिसने अर्थ रैंक मार्शल आर्ट कौशल खरीदा था और आप पहले से ही यहाँ एक दिन देर से आए हैं क्योंकि कल ही उसने इसे खरीदा था। उस युवा महिला ने चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान के साथ उससे कहा। लिन हाओ। ये जियाओ ने इस नाम को दोहराया और सोचा, वास्तव में ये लिन हाओ कौन है? मैंने उसका नाम पहले ही कई बार सुना है। वह एजियो ड्रैगन देश का एक प्रसिद्ध प्रतिभाशाली व्यक्ति भी है। यहाँ तक कि सम्राट ने खुद उसकी प्रशंसा की थी। उसने एकमात्र पृथ्वी भी खरीदी थी। रैंक मार्शल आर्ट कौशल यहाँ ट्रेजर पवेलियन में मौजूद है। क्यूई कंडेंसेशन क्षेत्र के 9वें चरण में न केवल उसकी खेती बहुत अधिक है, उसके पास अब अर्थ रैंक मार्शल आर्ट कौशल भी है। ऐसा लगता है कि उससे लड़ना और प्रतियोगिता में जीतना बेहद मुश्किल होगा। सर, अब जब हम ट्रेजर पवेलियन के पास कोई अर्थ रैंक मार्शल आर्ट कौशल नहीं है, तो क्या आप अभी भी यहाँ से कोई अन्य मार्शल आर्ट कौशल खरीदने जा रहे हैं? उस युवा महिला ने मजाक में कहा और मुख्य रूप से अर्थ रैंक मार्शल आर्ट कौशल शब्द पर ध्यान केंद्रित किया। हाँ, मैं यहाँ मौजूद हाई ग्रेड प्रोफाउंड रैंक मार्शल आर्ट कौशल में से चुनूंगा। ये जियाओ को उसके वंडरलैंड से बाहर निकाला गया जहां उसकी सोच भटक रही थी। ये जियाओ ने जो कहा, उसके शब्द उस युवा महिला पर फिर से अटक गए। हम अहंकारी अभिनय कर रहे हो। आइए इंतजार करें और देखें कि आप यहाँ कितनी देर तक कठोर व्यवहार कर सकते हैं। जब आप मार्शल आर्ट कौशल के लिए भुगतान करने में असमर्थ होंगे और खुद का मजाक उड़ाएंगे तो मैं देखूंगा कि आप इस अहंकारी व्यवहार को कैसे कर सकते हैं दोबारा। उस युवती ने सोचा। ये जियाओ अलमारियों की मध्य पंक्तियों की ओर चला गया और एक एक करके सभी प्रकार के हाई ग्रेड प्रोफाउंड रैंक मार्शल आर्ट कौशल को देखना शुरू कर दिया। यहाँ अलमारियों की पंक्तियां बहुत छोटी थीं और अलमारियों की प्रत्येक पंक्ति में अधिकतम 20 से 30 मार्शल आर्ट कौशल और साधना तकनीकें थीं। शेल्फ की मध्य पंक्ति में केवल 15 हाई ग्रेड प्रोफाउंड रैंक मार्शल आर्ट कौशल थे। ऐसा लगता है कि यह गिनती में बहुत कम है, लेकिन वास्तव में केवल 5 महान संप्रदायों और शाही परिवार के पास ही एक साथ इतने सारे मार्शल आर्ट कौशल रखने की क्षमता है। बिजली चमकने के चरण, एक बिजली प्रकार की गति कौशल जो गति के तात्कालिक विस्फोट में माहिर है। 10,000 सोने के सिक्के। उग्र ज्वाला मुट्ठी, एक लौ विशेषता मार्शल आर्ट कौशल जो लड़ने के लिए लौ का उपयोग करती है। अग्नि जिम्मेदार शरीर के लिए उपयुक्त।
12,000 सोने के सिक्के। एंग्री ड्रैगन फिस्ट एक फिस्ट प्रकार की तकनीक जिसका इस्तेमाल अगर लड़ने के लिए किया जाए तो बहुत अधिक नुकसान हो सकता है। ये किसी की सारी शक्ति को एक ही बिंदु पर संपीड़ित कर देता है और हमला करते समय यह अविश्वसनीय मात्रा में शक्ति छोड़ता है। 15,000 सोने के सिक्के। ये जियाओ ने यहाँ मौजूद सभी मार्शल आर्ट तकनीक को देखा और अंत में सेक्रेड फिंगर आर्ट नामक एक कौशल को चुना। सेक्रेड फिंगर आर्ट एक क्षतिग्रस्त मार्शल आर्ट कौशल था। पूरी तकनीक में इसकी कुल 3 चालें होती हैं, लेकिन चूंकि यह तकनीक एक क्षतिग्रस्त तकनीक थी, इसलिए यहाँ केवल एक ही पूरी चाल बताई गई है। लेकिन फिर भी इसे हाई ग्रेड प्रोफाउंड रैंक मार्शल आर्ट कौशल के रूप में वर्गीकृत किया गया था। इसकी पहली चाल ने आत्मा की ऊर्जा को तर्जनी के शीर्ष पर एक बिंदु में संघनित कर दिया और इसमें एक मजबूत भेदन शक्ति थी और यह सिर्फ एक साधारण उंगली से मजबूत पत्थरों और दीवारों को भेद सकती थी। इसकी अन्य 2 चालों के बारे में यहाँ नहीं बताया गया है और यह उसके भाग्य पर निर्भर करेगा कि वह पूर्ण कौशल हासिल कर पाएगा या नहीं। उन्होंने सेक्रेड फिंगर आर्ट मार्शल आर्ट कौशल लिया और थोड़ी दूरी पर खड़ी उस युवती से कहा, जो उन्हें देख रही थी, मैं यह मार्शल आर्ट कौशल लूंगा। उसने उससे पवित्र फिंगर आर्ट लिया और उसे देखा। पवित्र उंगली कला। क्या आप निश्चित हैं कि आप ये कौशल चाहते हैं? भले ही यह एक उच्च ग्रेड गहन रैंक कौशल है, लेकिन ये क्षतिग्रस्त है और इसकी 2 चालें खो गई हैं। इसकी कीमत भी 13,500 सोने के सिक्कों पर बहुत अधिक है। उसने ये जियाओ को ये कहते हुए भौहें चढ़ा दी। हाँ, मुझे यकीन है, मैं ये पवित्र फिंगर आर्ट खरीदूंगा। ये जियाओ ने सिर हिलाया और उसकी पुष्टि की। ठीक है, कृपया 13,500 सोने के सिक्के अदा करें और यह मार्शल आर्ट कौशल आपका हो जाएगा। उसने अपने होठों को सिकोड़ लिया और ये जियाओ के खुद को मूर्ख बनाने का इंतजार करने लगी। ये जियाओ ने अपना हाथ हवा में लहराया और वहां 13,500 सोने के सिक्के दिखाई दिए। फिर उन्होंने युवती को सोने के सिक्के दिए और उसके हाथों से पवित्र फिंगर आर्ट लिया और केवल 2 शब्द बोले, धन्यवाद, धन्यवाद। उस युवती ने अपने हाथ में सोने के सिक्कों को देखा और फिर ये जियाओ को जाते हुए देखा। पवित्र फिंगर आर्ट खरीदने के बाद ये जियो सराय में अपने कमरे में लौट आया। अब प्रतियोगिता शुरू होने में केवल 1 दिन बचा था और उसे सेक्रेड फिंगर आर्ट की पहली चाल को समझना है, जो 1 दिन के समय में इस कला में बची एकमात्र चाल है। वापस आकर उसने अपना खाना ऑर्डर किया और खाने के बाद वह फिर से जंगल की तरफ निकल गया। इसे क्लाउड स्मोक 1 के नाम से जाना जाता था। ऐसा कहा जाता है कि जब कोई इस जंगल में कुछ दूरी तक गहराई तक जाता है तो उसे कोहरे जैसे भारी मात्रा में धुएं का सामना करना पड़ता है। इसीलिए इस जंगल का नाम क्लाउड स्मोक फॉरेस्ट रखा गया है। एक कहावत यह भी है कि यदि कोई उस दूरी से भी अधिक गहराई में चला जाता है जहां उसे कोहरे जैसे धुएं का सामना करना पड़ेगा, तो 70% संभावना है कि वह कभी वापस नहीं लौट पाएगा। ये जियाओ यहाँ क्लाउड स्मोक फॉरेस्ट के आसपास पवित्र फिंगर आर्ट की पहली चाल का अभ्यास करने और इसके सार को जल्द से जल्द समझने की कोशिश करने के बारे में सोच रहा था, ताकि वह प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन कर सके और उच्च अधिकारियों की मान्यता प्राप्त कर सके। वहां मौजूद 5 महान संप्रदाय। अध्याय 46 पवित्र उंगली कला को समझना। जब ये जियाओ क्लाउड स्मोक 1 के आसपास पहुंचा तो उसने एक अच्छी जगह की तलाश की। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने पवित्र फिंगर आर्ट की सीखने की प्रक्रिया में डूबने से पहले वह किताब निकाली जिसमें सेक्रेड फिंगर आर्ट दर्ज था और अपने विचारों को शांत किया। उन्होंने 3 बार तक इसका बार बार अध्ययन किया और जब उन्हें यकीन हो गया कि उन्हें सब कुछ याद है, तो उन्होंने सेक्रेड फिंगर आर्ट का अभ्यास शुरू कर दिया। शुरुआत में उनके लिए सेक्रेड फिंगर आर्ट की पहली चाल को ठीक से निष्पादित करना बहुत मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने खुद को इससे परिचित कर लिया और सही रास्ते पर लौट आए। लेकिन फिर भी वह सेक्रेड फिंगर आर्ट की पहली चाल को निष्पादित करने में असमर्थ था। समय बीतता जा रहा था और वह इसे सफलतापूर्वक नहीं सीख पा रहा था। अब शाम हो चुकी थी और जल्द ही रात होने वाली थी। धत्तेरी की, क्या एक दिन में हाई ग्रेड प्रोफाउंड रैंक मार्शल आर्ट कौशल सीखना वास्तव में असंभव है? क्या इसका मतलब यह नहीं है कि अर्थ ग्रेड मार्शल आर्ट कौशल इस कौशल से सीखना और भी कठिन होगा?
लिन हाओ नामक उस व्यक्ति ने भी एकमात्र खरीदा लो ग्रेड अर्थ रैंक मार्शल आर्ट कौशल एक दिन पहले ट्रेजर पवेलियन में उपलब्ध था। क्या वह केवल 2 दिनों में उस कौशल को सफलतापूर्वक सीख सकता है? मैं क्या सोच रहा हूं? पवित्र फिंगर आर्ट को समझने से खुद को विचलित करने का यह सही समय नहीं है। मुझे रात होने से पहले इसे सीखने की कोशिश करते रहना चाहिए। कई बार पवित्र फिंगर आर्ट सीखने में असफल होने के बाद ये जियो निराश हो गए। अरे हाँ, मुझे लगता है कि मुझे उस जगह पर यह तकनीक सीखने की कोशिश करनी चाहिए। अचानक ये जियाओ की आंखें चमक उठी जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। स्विश! ये जियाओ जहां खड़ा था वहां से अचानक गायब हो गया और वहां जो रह गया वह केवल हवा का हल्का झोंका था। अंडस्को स्वर्गीय मोती के अंदर की दुनिया। अंडस्को वह चौकोर आकार का एक बड़ा घास का मैदान था जो कई प्रकार के अत्यंत सुंदर फूलों से ढका हुआ था। घास के मैदान के केंद्र में 4 जेड पद देखे जा सकते हैं जो 4 अलग अलग दिशाओं में जा रहे थे। वाह! एक रोशनी चमकी और ये जियाओ यहां सुंदर घास के मैदान के बीच में कहीं से प्रकट हो गया। ये जियो ने जेड पद को देखा जो 4 अलग अलग दिशाओं में जा रहा था। बाईं ओर जाने वाला जेड पद पहाड़ों और नदियों की ओर जा रहा था। जेड पद जो सही दिशा में जाकर घने जंगल की ओर जा रहा था। उसे नहीं पता था कि जेड पद जो उसकी पिछली दिशा में जा रहा था वह कहाँ जाता है, क्योंकि जहां वह अपनी पिछली दिशा में खड़ा था वहां से घने कोहरे के अलावा कुछ भी नहीं देखा जा सकता था जो लगभग पूरे स्वर्गीय मोती को कवर कर रहा था। और एक और कारण ये भी था कि उसे नहीं पता था कि उस दिशा में क्या है, क्योंकि वह उस दिशा में कभी गया ही नहीं था। इस बार भी उसने उल्टी दिशा में चलने की कोशिश नहीं की। वह चुपचाप उस जेड पथ पर चल दिया जो यहां से सीधे 9 स्टोरी पैगोडा की ओर जाता था। जैसे ही वह 9 स्टोरी पैगोडा की ओर आया तो वह रुक गया। जैसे ही उसने इस भव्य शिवालय को देखा, वह अपने हृदय में 9 मंजिला शिवालय को देखकर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। हालांकि उन्होंने इसे कई बार देखा था, फिर भी जब उनकी नजर 9 स्टोरी पैगोडा पर पड़ी तो उन्हें आश्चर्य हुआ। ये स्थान और यह शिवालय किसने बनवाया? ये जियाओ ने गहरी सांस ली, अपना सिर हिलाया और अपनी भावनाओं को शांत किया और फिर पगोडा में प्रवेश लिया। वह 9 स्टोरी पैगोडा की पहली मंजिल में दिखाई दिए और फिर से उस बड़े कड़ाही को देखा जो पहली मंजिल के केंद्र में लगा हुआ था। उसने कई बार इसे हटाने की कोशिश की लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। ये जियाओ ने फिर से पवित्र फिंगर आर्ट का अभ्यास करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वह इसका अभ्यास कर रहा था, उसने धीरे धीरे खुद को इसके साथ डुबो दिया और एक प्रकार की अनुभूति महसूस की। पवित्र फिंगर आर्ट की पहली चाल को उजागर करते हुए मन के साथ एक ही स्थिति में प्रवेश किया। 9 स्टोरी पैगोडा की पहली मंजिल की हवा में कुछ ऐसा था जिसने उसकी समझने की क्षमता को बढ़ाया और उसे पवित्र फिंगर आर्ट को समझने में तल्लीन कर दिया। वह सब कुछ भूल गया, समय, प्रतिस्पर्धा और यहां तक कि स्वयं भी। उन्हें केवल एक ही बात याद थी और वह थी पवित्र फिंगर आर्ट को सफलतापूर्वक सीखना। कौन जानता है कि कितना समय बीतने के बाद ये जियाओ आखिरकार रुक गया और उसने अपनी आंखें खोली। उसके चेहरे पर खुशी से भरी मुस्कान उभर आई। हा, आखिरकार मैं पवित्र फिंगर आर्ट को सफलतापूर्वक निष्पादित कर सकता हूं। ये जियाओ पागलों की तरह हंसने लगा। इससे मुझे वास्तव में पवित्र फिंगर आर्ट को समझने में मदद मिली। ये जियाओ ने पहली मंजिल के चारों ओर देखा। उन्होंने 9 स्टोरी पैगोडा की एक और क्षमता की खोज की। सबसे पहले उसने केवल एक बेतुका अनुमान लगाया कि शायद यहाँ 9 स्टोरी पैगोडा में वह मार्शल आर्ट कौशल को समझ सकता है, और अब वह वास्तव में मार्शल आर्ट कौशल को समझने में सक्षम था। भविष्य में अगर मैं यहाँ कोई मार्शल कौशल या साधना तकनीक विकसित करूँ तो मैं बहुत समय बचा सकता हूँ। ये जियाओ अभी बहुत खुश था। आखिरकार केवल एक ही दिन में उसने सफलतापूर्वक हाई ग्रेड प्रोफाउंड रैंक मार्शल आर्ट कौशल विकसित किया था। अगर ये बात जनता के बीच चली गई तो क्या पता कितना हंगामा मच जाए। मुझे नहीं पता कि कितना समय बीत गया। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए और वापस सराय में लौट आना चाहिए। ये जियाओ अपने आप में बड़बड़ाया और 9 स्टोरी पैगोडा से बाहर निकला और फिर हेवनली पल के अंदर की दुनिया से बाहर निकल गया। वह एक बार फिर क्लाउड स्मोक 1 के आसपास दिखाई दिया। उसने अपने चारों ओर देखा तो हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। सचमुच बहुत अंधेरा था।
रह रहकर हवा के झोंके की आवाज सुनाई देती थी। ऐसा लग रहा है जैसे आधी रात हो चुकी है। ये जियाओ जल्दी से अपनी सराय में लौटा, कुछ खाने का ऑर्डर दिया और खाने के बाद वह आराम करने लगा क्योंकि कल एक बड़ा दिन था। अध्याय 47 प्रतियोगिता का दिन। यह एक नई सुबह थी। ये जियाओ अपनी गहरी नींद से जाग गया। उन्होंने बहुत अच्छी और लंबी झपकी ली और इस वजह से उन्हें काफी आरामदायक महसूस हो रहा था। आज प्रतियोगिता का दिन था। ये जियाओ अपने बिस्तर से उठे और घंटा बजने से पहले खुद को धोया और खाने के लिए कुछ खाने का ऑर्डर दिया। इस बार सराय में उसके पास एक भी व्यक्ति मौजूद नहीं था। पूरी सराय यथासंभव शांत थी। जब अटेंडेंट ये जियाओ को खाना परोसने के लिए ऑर्डर किया हुआ खाना लेकर आया तो उसने पूछा, क्या कुछ हुआ? यहाँ एक भी व्यक्ति नहीं है। सर, इस सराय में ही नहीं, किसी अन्य सराय और रेस्तरां में भी आपको कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा। आज लोगों की कमी के कारण सड़कों पर भी रौनक नहीं मिलेगी। आज प्रतिस्पर्धा का दिन है और प्रतिभाओं की लड़ाई देखने के लिए हर कोई पहले से ही प्रतियोगिता मैदान की ओर बढ़ चुका है। परिचारक ने उसे नर्म स्वर में उत्तर दिया। ओह, तो आप अभी तक यहाँ क्यों हैं? क्या आप जाना नहीं चाहते? ये जियाओ को अचानक सच्चाई का एहसास हुआ और उसने परिचारक के बारे में फिर से पूछा। मैं भी जाना चाहता हूं, लेकिन सराय में अब मेरे पास कोई नहीं है और बॉस ने मुझे यहीं रुकने के लिए कहा है, इसलिए मैं चाहकर भी नहीं जा सकता। अटेंडेंट के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान देखी जा सकती थी। ये दुखद है। अच्छा, खाना बढ़िया बना है। खाने के लिए धन्यवाद। ये रहे खाने के पैसे। ये जियाओ ने उसे देखकर मुस्कुराया, उसके खाने का बिल चुकाया। फिर वह खड़ा हुआ और दरवाजे की ओर चला गया, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही वो फिर रुक गए और वापस मुड़ गए। सुनो। हाँ सर, क्या आपको किसी और चीज की जरूरत है? अटेंडेंट ने कहा। नहीं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। यहीं पकड़ लो। ये जियाओ मुस्कुराया, फिर से मुड़ा और सराय के दरवाजे से गुजरा और कहा, यह आपकी टिप है। उस अटेंडेंट ने हवा में उस चीज को पकड़ लिया जिसे ये जियाओ ने अपने अंगूठे से हवा में उछाल दिया था। और जैसे ही उसने देखा कि यह क्या था, उसकी सांस एक पल के लिए रुक गई और दिल की धड़कन तेज हो गई, क्योंकि जो कुछ उसके हाथ में था वह उसके लिए उसकी आधे साल की मजदूरी से भी ज्यादा के बराबर था। एक सोने का सिक्का। भले ही अमीर लोगों के लिए यह सिर्फ एक सोने का सिक्का है, लेकिन परिचारक जैसे गरीब लोगों के लिए यह बहुत बड़ी संपत्ति थी। उसके चेहरे पर एक सुखद मुस्कान उभर आई। ये जियाओ प्रतियोगिता मैदान में पहुंचे। ये स्थान लोगों से भर गया था और अब बहुत जीवंत था। वहां खराब कपड़े पहनने वाले लोगों के साथ साथ सभी प्रकार के सुंदर कपड़े पहने हुए लोग भी थे। वे इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अभ्यर्थी थे। ये जियाओ को एहसास है कि यहाँ नाराज हर कोई कम से कम क्यूई संघनन क्षेत्र के पहले चरण में था। उनके बीच आभा की कुछ धाराएं भी मिली हुई थी जिससे उसे खतरे की प्रबल अनुभूति हो रही थी। हालांकि उन लोगों ने जानबूझकर अपनी ताकत छुपाई थी, क्योंकि वे प्रतियोगिता शुरू होने से पहले भी इतनी जल्दी अपनी ताकत प्रकट नहीं करना चाहते थे। ये जियाओ उन आभाओं को महसूस करने में सक्षम था, क्योंकि स्वर्गीय मोती के उसके साथ विलीन होने के बाद उसकी धारणा और इंद्रियां पहले से कम दोगुनी मजबूत हो गईं। ये जियाओ ने चुपचाप आश्चर्य से अपना सिर हिलाया। ये वास्तव में संपूर्ण एजियो ड्रैगन कंट्री में उत्कृष्ट प्रतिभाओं का एक जमावड़ा था। 5 महान संप्रदायों और शाही परिवार में खेती करने के लिए कौन प्रवेश नहीं करना चाहता। हालांकि ये जियाओ को ये बात पहले से ही समझ में आ गई थी, लेकिन इस समय उसे यहाँ इतने सारे विशेषज्ञों को देखकर एक बार फिर एहसास हुआ कि उसके लिए खुद को जीनियस कहना अभी भी जल्दबाजी होगी। दिलचस्प। वह नहीं जानता क्यों, लेकिन ये जितना चुनौतीपूर्ण था उसका दिल उतना ही दिलचस्प और खुश हो गया। यदि वह इन सभी प्रतिभाओं पर हावी हो सके तो ये कितना आश्चर्यजनक होगा। लेकिन वह जानता था कि अपनी वर्तमान ताकत के साथ उसके लिए वह हासिल करना असंभव है जो उसका दिल चाहता है। साधना के मार्ग ने मानव के शरीर की बेड़ियों को तोड़ दिया, जिससे एकमात्र नश्वर व्यक्ति को अपनी नियति को बदलकर महानता प्राप्त करने का मौका मिला, जिसने स्वर्ग को चुनौती दी। यदि कोई बहादुरी से आगे नहीं बढ़ा तो वह आगे कैसे बढ़ सकता है? चुनौती जितनी बड़ी थी, ये जियाओ उतना ही अधिक उत्साहित महसूस कर रहा था।
और इसका कारण तो ये जियाओ खुद भी नहीं जानता। शायद इसका स्वर्गीय मोती से कुछ लेना देना था। उसे बस इतना पता है कि अभी वह बहुत उत्साहित महसूस कर रहा था। शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी उसे और अधिक तेजी से बढ़ने के लिए प्रेरित करने में सक्षम होंगे। जैसे वह हर किसी को देख रहा था, वैसे ही हर कोई अपने आसपास हर किसी को देख रहा था। उन्होंने कई लोगों की बातचीत अच्छे से सुनी। क्या आप उसे देखते हैं? वह फैंग लिन है, फैंग परिवार का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति। वह अभी केवल 17 वर्ष का है और पहले से ही क्यू संक्षेपण क्षेत्र के 7वें चरण की खेती का अधिकारी है। ये जियाओ के बगल में एक युवक ने उसके सामने इशारा किया। ये जियाओ ने भी उधर देखा और हाथ में फोल्डिंग पंखा लिए एक सुंदर युवक खड़ा देखा, जो अपने चारों ओर कई युवा और सुंदर लड़कियों से घिरा हुआ था। उस खूबसूरत लड़की को देखो, वह लूली है। एक अन्य व्यक्ति ने एक युवा लड़की की ओर इशारा किया जो बहुत सुंदर थी, केवल झाओ युफेई से कमतर थी, जिसे ये जियो जानता था। हाँ, मैंने सुना है कि उसे मार्शल किंग दायरे के शिखर पर एक मार्शल आर्टिस्ट की विरासत में मिली है और वह क्यूई कंडेंसेशन दायरे के 7वें चरण में भी है। वह इस साल केवल 16 वर्ष की है। देखो, जू किंग यहाँ है। हे भगवान, मुझे लगता है कि वह निश्चित रूप से शीर्ष 3 में होगा और शायद वह इस प्रतियोगिता में दूसरी रैंक भी हासिल कर सकता है। हाँ, आप सही हैं। आखिरकार वह पहले से ही क्यूई संघनन क्षेत्र के 8वें चरण में है। लिन हाओ से थोड़ा ही कम है, जो क्यूई संघनन क्षेत्र के 9वें चरण में है। एक अन्य व्यक्ति ने एक हृष्ट-पुष्ट दिखने वाले युवक की ओर इशारा किया जो अकेला खड़ा था, जैसे कि वह यहाँ का नहीं हो। अध्याय 48 प्रतियोगिता की शुरुआत। ये जियाओ ने जू किंग की ओर देखा जो अकेला खड़ा था। अचानक यहाँ मौजूद लोगों के बीच जोरदार हंगामा होने लगा। ये जियाओ ने उधर देखा और उसकी नजर एक परिचित आकृति पर पड़ी। ये वह व्यक्ति था जिसकी पीठ पर तलवार थी, जिससे उसका सामना रिवरसाइड सिटी में हुआ था। लिन हाओ। हाँ, उसे देखो, वह लिन हाओ है, हमारे एजियो ड्रैगन कंट्री की प्रतिभा। हाँ, वह इतनी कम उम्र में इतना शक्तिशाली है। उसका भविष्य निश्चित रूप से उत्कृष्ट होगा। जब ये जियाओ ने अपने दर्शकों की आवाजें सुनी तो वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। वह लिन हाओ है। लिन हाओ, वह लिन हाओ जिसकी प्रशंसा स्वयं सम्राट ने भी की थी। ये जियो अवाक रह गया। चुप रहो, यहाँ क्या हो रहा है? जैसे ही कई विशेषज्ञ आकाश से एक बड़े मंच पर उतरे, अचानक कई शक्तिशाली आभाओं के साथ एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी। जिस परिवेश में भारी कोलाहल था, वह तुरंत शांत हो गया। शक्तिशाली आभा विशाल महासागर की तरह थी जो विद्रोही हिंसा को दबा रही थी। यहाँ मौजूद सभी युवा विशेषज्ञों पर दबाव डाल रही थी। सारा शोर बिल्कुल शांत हो गया। उपस्थित सभी लोग उतने ही शांत थे जितने सर्दियों में सिकाडो के होते थे, यहाँ तक कि जोर से सांस लेने की हिम्मत भी नहीं कर रहे थे। क्या ये 5 महान संप्रदायों के विशेषज्ञ हो सकते हैं? ये जियो ने उन विशेषज्ञों को देखा। उनमें से कुल मिलाकर 6 थे। ओह! वहां मौजूद सभी मार्शल आर्टिस्टों ने राहत की गहरी सांस ली, क्योंकि जो दबाव उन पर पहाड़ की तरह गिर रहा था वह अचानक गायब हो गया। ताली ताली। एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने 2 बार ताली बजाए और कहा, जैसा कि आप देख सकते हैं, हम में से 6 लोग यहाँ 5 महान संप्रदायों और शाही परिवार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अब मैं आपको प्रतियोगिता के बारे में बताता हूँ। इसमें 2 राउंड होंगे। प्रतियोगिता का पहला दौर अब शुरू हो जाएगा। जब तक लोग इस दौर को पार कर लेते हैं, तब तक आप प्रतियोगिता के अगले दौर में भाग लेने की योग्यता प्राप्त कर लेंगे, जो कि अंतिम दौर भी है और प्रतियोगिता का यह अंतिम दौर चल रहा है। हमारे 5 महान संप्रदायों और शाही परिवार के साथ अपने भाग्य का फैसला करने के लिए। यहाँ तक कहने के बाद वह अधेड़ उम्र का आदमी एक पल के लिए रुका। उपस्थित हर युवा प्रतिभा के गंभीर चेहरों को देखा जो बहुत ध्यान से उसकी बात सुन रहे थे और संतुष्टि में गुप्त रूप से अपना सिर हिलाया और फिर कहा, अगला प्रतियोगिता का पहला दौर। यह प्रतियोगिता क्लाउड स्मोक 1 में होगी। प्रतियोगिता के इस दौर में कोई नियम या सीमा नहीं है। प्रतियोगिता के इस दौर के बाद आप में से केवल 300 शिष्य ही आगे बढ़ पाएंगे। प्रतियोगिता का अगला दौर। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने जो कहा उसे सुनकर सभी प्रतिभाशाली लोगों के चेहरे उत्साह से लाल हो गए और उनकी आंखों में प्रत्याशा की रोशनी चमक उठी।
उनमें से कौन यहाँ अच्छी प्रतिभा वाले प्रतिभाशाली नहीं थे। जब तक वे इस दौर को पार कर सकेंगे, वे प्रतियोगिता के अगले दौर में भाग ले सकेंगे और उन्हें 5 महान संप्रदायों का शिष्य बनने का मौका मिलेगा और वे शिष्य के रूप में शाही परिवार में भी प्रवेश कर सकते हैं। ये कौन नहीं चाहेगा। यहाँ मौजूद ये युवा प्रतिभाएं एक ही पीढ़ी के ऐसे लोग थे जिनके पास बहुत अच्छी प्रतिभा और मजबूत खेती का आधार है। उनके दिलों में स्वाभाविक रूप से अहंकार था और वे सफल होने की चाहत में अपना सब कुछ झोंक देते थे। यहाँ तक कि ये जियाओ को भी अपने दिल में आग जलती हुई महसूस हुई। जब उन्होंने सुना कि प्रतियोगिता का पहला दौर क्लाउड स्मोक फॉरेस्ट में शुरू होने वाला है, तो उनके चेहरे पर डर का एक भी निशान नहीं था। हालांकि वे अभी भी प्रतियोगिता के पहले दौर की सामग्री नहीं जानते हैं कि यह किस बारे में था। वे जानते थे कि यह उनके लिए खुद को साबित करने का एकमात्र मौका था। यदि वे यह अवसर चूक गए तो कौन जानेगा कि उन्हें ऐसा दूसरा अवसर कब मिलेगा। केवल आगे बढ़ने का साहस रखने वाले ही सभी प्रकार के खतरों का सामना करते हुए सभी बाधाओं को पार करने में सक्षम होंगे। उपस्थित सभी प्रतिभाशाली लोगों की आंखों में आग देखकर उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने सिर हिलाया और जारी रखा, क्लाउड स्मोक 1 में अनगिनत जादुई जानवर हैं। ये जादुई जानवर रैंक 2 के जादुई जानवर और रैंक 3 के जादुई जानवर भी हो सकते हैं। यदि क्लाउड स्मोक 1 में गहराई तक जाएं, तो आप रैंक 4 और रैंक 5 के जादुई जानवर का भी सामना कर सकते हैं। आपका काम जितना हो सके रैंक 2 के जादुई जानवर को मारना है। प्रत्येक जादुई जानवर को मारने के बाद आपको उसका मूल रखना होगा ताकि आप अंक प्राप्त कर सकें। अधिकतम अंक वाले 300 प्रतिभाओं को भाग लेने की योग्यता मिलेगी। प्रतियोगिता के दूसरे दौर में आपको जानवरों के कोर को संग्रहित करने के लिए स्थानिक बैग दिए जाएंगे। प्रतियोगिता के पहले दौर की समाप्ति के बाद आपको इसे वापस लौटाना होगा। इस प्रतियोगिता के पहले दौर की समय सीमा 1 सप्ताह है। समय अवधि समाप्त होने के बाद आप सभी को वापस आना होगा और यहाँ इकट्ठा होना होगा। यदि आप यहाँ देर से आते हैं तो आप स्वचालित रूप से अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। अब मैं आपको एक बात याद दिला दूं, आखिरी बात। यदि आपको लगता है कि आप यह नहीं कर सकते तो आप अभी छोड़ सकते हैं, क्योंकि क्लाउड स्मोक जंगल में ये बहुत खतरनाक है। आप अकेले उन 2 जादुई जानवरों का शिकार कर सकते हैं या उन्हें शिकार करने के लिए एक टीम भी बना सकते हैं। यहाँ कोई नियम नहीं है। लेकिन याद रखें कि यदि आप कोहरे वाले क्षेत्रों के संपर्क में आते हैं तो अधिक गहराई में न जाएं। यदि आप कोहरे से भरी जगहें देखते हैं तो तुरंत अपने आप को पीछे खींच लें और बिना कोहरे वाले क्षेत्रों में लौट आएं। बाकी सब आप पर निर्भर है कि आप क्या करना चाहते हैं। आपको बस 1 सप्ताह में रैंक 2 जादुई जानवर के साथ यहां लौटना होगा। जितना हो सके उतना कोर करें। अब प्रतियोगिता शुरू होने दो। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने प्रतियोगिता शुरू होने की घोषणा की। प्रतियोगिता का पहला दौर आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ। अध्याय 49, सिल्वर टूथ वुल्फ। अब प्रतियोगिता शुरू होने दो। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने प्रतियोगिता शुरू होने की घोषणा की। वरिष्ठ, मेरा एक प्रश्न है। जैसे ही अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपनी घोषणा समाप्त की, प्रतिभाशाली लोगों की भीड़ के बीच से आवाज के साथ एक हाथ उठता है। उस अधेड़ उम्र के आदमी ने बोलने वाले आदमी की ओर देखा। ये वास्तव में जू किंग था। ये देखकर कि यह जू किंग था, अधेड़ उम्र का व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, हाँ, मुझे बताओ, आपके पास क्या प्रश्न है? मैं जानना चाहता हूं कि अगर मैं तीसरी श्रेणी के जादुई जानवर को मार दूं तो क्या उसका अंक मायने रखेगा या नहीं? जू किंग ने विश्वासपूर्ण स्वर में कहा। उसकी बात सुनकर अधेड़ मुस्कुराया और बोला, नहीं, इसे नहीं गिना जाएगा क्योंकि यह कम ताकत वाले अन्य लोगों के साथ अन्याय होगा। ओह, ठीक है, मैं समझ गया। मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए वरिष्ठ को धन्यवाद। जू किंग ने उसका हाथ पकड़कर उसे धन्यवाद दिया। क्या कुछ और है जो आप सभी जानना चाहते हैं? अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने उपस्थित प्रतिभावान लोगों की भीड़ से बहुत ऊंची आवाज में पूछा। किसी ने उसका उत्तर नहीं दिया। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, आपके पास खुद को तैयार करने के लिए आधा अगरबत्ती जलाने का समय है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आप एक टीम भी बना सकते हैं। आधी अगरबत्ती जलाने का समय समाप्त होने के बाद आप सभी को क्लाउड स्मोक 1 में प्रवेश करना होगा। उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति की सारी बातें सुनने के बाद यहाँ का माहौल बिल्कुल शांत हो गया।
अंतिम परिणाम उस रैंक की संख्या पर निर्भर करेगा जिसे दो जादुई जानवर कोर प्राप्त करने में कामयाब रहे। अधिक अंक प्राप्त करने के कई तरीके थे। जब तक कोई किसी दूसरे को मारता है तब तक उसे उस व्यक्ति की रैंक 2 बीस्ट कोर प्राप्त होगी। वैसे भी इस प्रतियोगिता के लिए कोई नियम नहीं थे। ये जियाओ पहले से ही कल्पना कर सकता था कि प्रतियोगिता का पहला दौर खून से भरा होने वाला था, चाहे वह जादुई जानवर का खून हो या प्रतियोगिता के उम्मीदवारों का। सभी लड़के और लड़कियां अपनी अपनी टीम में शिकार के लिए निकल पड़े। कई टीमों का गठन ऐसे प्रतिभाशाली लोगों के साथ किया गया था जो एक दूसरे को जानते थे। ये जियाओ कोई टीम नहीं बनाना चाहता था या किसी टीम का हिस्सा नहीं बनना चाहता था, इसलिए वह चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा होकर दूसरों को देख रहा था। ये देख रहा था कि उसे किसी से सावधान रहना है या नहीं। उसने देखा कि जूकिन, फैंगलिन, लिन फैंग, लुली और लिनहाओ ये दोनों अकेले भी रहते हैं। जाहिर है वे रैंक 2 के जादुई जानवर का अकेले शिकार करने की भी योजना बना रहे हैं। आधी धूप जलाने का समय समाप्त होने के बाद 5 महान संप्रदायों के सभी 6 विशेषज्ञ और शाही परिवार उन सभी को क्लाउड स्मोक वन में ले गए। अब आप सभी लोग हर 5 मिनट के बाद एक एक करके जंगल में प्रवेश करें, उन्होंने घोषणा की, और प्रत्येक टीम के साथ साथ वे प्रतिभावान जो अकेले शिकार करना चाहते थे हर 5 मिनट के बाद एक एक करके क्लाउड स्मोक वन में प्रवेश करना शुरू कर दिया। लगभग आधी भीड़ क्लाउड स्मोक फॉरेस्ट में प्रवेश करने के बाद ये जियो भी प्रवेश कर गई। जंगल में प्रवेश करने के बाद ये जियाओ ने रैंक 2 जादुई जानवर की खोज शुरू की। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा उसे कोई एक दर्जे का जादुई जानवर दिखाई दिया। वह उन्हें नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ते रहे। जैसे ही उसने पीछे की ओर देखा ये जियाओ की आंखें सिकुड़ गईं। उन्होंने अपने पीछे कुछ युवाओं को देखा जिन्होंने इस प्रतियोगिता के पहले दौर के लिए समूह बनाने का फैसला किया। ऐसा लग रहा था कि उन पर किसी राक्षस ने घात लगाकर हमला किया है। हशाशा। क्लाउड स्मोक फॉरेस्ट के भीतर से एक अजीब आवाज आई। ये जियाओ ने अपने दिल में घबराहट महसूस की। अचानक उसने देखा कि भेड़िए जैसा दिखने वाला एक राक्षस पेड़ों के बीच से कूद रहा है और सीधे उस पर झपट रहा है। क्या बकवास है, ये जियाओ ने आश्चर्य से कहा। वह सहज रूप से चकमा देकर एक ओर चला गया। ये जियाओ ने भेड़िया प्रकार के जादुई जानवर को देखा और अचानक खुश महसूस किया क्योंकि उसका सामना दूसरे दर्जे के जादुई जानवर सिल्वर टूथ वुल्फ से हुआ। सिल्वर टूथ वुल्फ एक भेड़िया प्रकार का जादुई जानवर है जो मुख्य रूप से अपने शक्तिशाली चांदी के रंग के दांतों के लिए जाना जाता है। यह अपने दांतों से स्टील या लोहे को भी फाड़ सकता है। सिल्वर टूथ वुल्फ ने हवा में छलांग लगाकर येजियो पर फिर से हमला किया जैसे कि वह पहले येजियो के सिर को निगलना चाहता हो। पहाड़ ढहने वाली मुट्ठी। उसे अपनी ओर बढ़ता देख ये जियाओ ने इस बार चकमा नहीं दिया बल्कि सिल्वर टूथ वुल्फ के सिर पर हमला कर दिया। बूम! एक दूसरे से टकराते ही दोनों पीछे हट गए। ये जियाओ की माउंटेन कोलैप्सिंग फिस्ट भेड़िए के कंधे पर लगी जबकि सिल्वर टूथ वुल्फ भी ये जियो को घायल करने में कामयाब रहा। पहाड़ ढहने वाली मुट्ठी। ये जियाओ ने फिर से अपनी मुट्ठी से सिल्वर टूथ वुल्फ की ओर हमला किया। ये जियाओ को अपनी ओर बढ़ते देख सिल्वर टूथ वुल्फ तेजी से गुर्राया और अपना मुंह खोला। ये जियो की मुट्ठी की ओर काटने लगा। ये जियाओ की मुट्ठी पहले से ही भेड़िए के सामने थी और वह समय पर अपना हाथ पीछे नहीं खींच सका और उसका पूरा हाथ लगभग सिल्वर टूथ वुल्फ के मुंह में घुस गया, लेकिन समय पर उसने अपना पैर जमीन पर पटका और खुद को अपनी दाहिनी ओर धकेल दिया। ओह! आह! ये जियाओ समय पर अपना बचाव करने में कामयाब रहा लेकिन फिर भी उसके कंधे को भेड़िए के दांतों ने खरोंच दिया। तुरंत उसके कंधे से खून बह निकला। उसने अपने दूसरे हाथ से अपना कंधा ढांक लिया और अथाह दर्द सहन कर लिया। उसने गुस्से से भेड़िए की ओर देखा। ये जियाओ ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को अपनी तर्जनी पर संक्षेपित करना शुरू कर दिया। जब उसे लगा कि आध्यात्मिक ऊर्जा की सघनता पर्याप्त है तो उसने तुरंत सिल्वर टूथ वुल्फ पर हमला कर दिया। पवित्र उंगली कला, पहला कदम। उसकी उंगली पर एक प्रकाश प्रकट हुआ क्योंकि उससे एक विनाशकारी शक्ति निकलने लगी। सिल्वर टूथ वुल्फ को ये जियाओ से एक बड़ा खतरा महसूस हुआ क्योंकि वह भागना चाहता था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये जियाओ की उंगली भेड़िए के सिर से टकराए और बिना किसी और रुकावट के तुरंत उसमें छेद कर गई। गर्जन, थंप।
सिल्वर टूथ वुल्फ ने अपनी आखिरी दहाड़ निकाली और जमीन पर गिर पड़ा। ये जियाओ ने आश्चर्य से भेड़िए के शव को देखा, यहां तक कि वह पवित्र फिंगर आर्ट की शक्ति से आश्चर्यचकित थे। अध्याय 50 चेन जियांग। ये जियाओ ने आश्चर्य से भेड़िए के शव को देखा, यहां तक कि वह पवित्र फिंगर आर्ट की शक्ति से आश्चर्यचकित थे। यह उससे भी अधिक शक्तिशाली था जितना उसने सोचा था। तो ये हाई ग्रेड प्रोफाउंड रैंक मार्शल आर्ट कौशल की शक्ति है। भले ही मैं अपनी ताकत की कमी के कारण सीक्रेट फिंगर आर्ट की पूरी क्षमता का उपयोग करने में सक्षम नहीं था, लेकिन ये पहले से ही बहुत मजबूत है। पवित्र फिंगर आर्ट की शक्ति को देखकर ये जियाओ आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। वह जानता था कि हाई ग्रेड प्रोफाउंड रैंक मार्शल आर्ट तकनीक में जो क्षमता होनी चाहिए वह पूरी नहीं है। यदि वह अपनी पूरी शक्ति को प्रकट करना चाहता है तो उसे अपनी शक्ति को और अधिक बढ़ाना होगा और मूल क्षेत्र के प्रथम चरण की न्यूनतम साधना प्राप्त करनी होगी। ये जियाओ ने आश्चर्य से भेड़िए के शव को देखा, यहां तक कि वह पवित्र फिंगर आर्ट की शक्ति से आश्चर्यचकित थे। यह उससे भी अधिक शक्तिशाली था जितना उसने सोचा था। तो ये हाई ग्रेड प्रोफाउंड रैंक मार्शल आर्ट कौशल की शक्ति है। भले ही मैं अपनी ताकत की कमी के कारण सीक्रेट फिंगर आर्ट की पूरी क्षमता का उपयोग करने में सक्षम नहीं था, लेकिन ये पहले से ही बहुत मजबूत है। पवित्र फिंगर आर्ट की शक्ति को देखकर ये जियाओ आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। वह जानता था कि हाई ग्रेड प्रोफाउंड रैंक मार्शल आर्ट तकनीक में जो क्षमता होनी चाहिए वह पूरी नहीं है। यदि वह अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करना चाहता है तो उसे अपनी शक्ति को और अधिक बढ़ाना होगा तथा मूल क्षेत्र के प्रथम चरण की न्यूनतम साधना प्राप्त करनी होगी। अब जबकि सिल्वर टूथ वुल्फ पहले ही मर चुका था, ये जियाओ ने भेड़िए के शरीर में जानवर के मूल भाग की खोज शुरू कर दी। प्रत्येक जादुई जानवर का जानवर कोर उनके शरीर में अलग अलग स्थानों पर मौजूद होता है। थोड़ी देर तक खोजने के बाद आखिरकार वह भेड़िए के सिर के अंदर जानवर का कोर ढूंढने में कामयाब रहा। ये जियो ने इसे सिल्वर टूथ वुल्फ के शरीर से निकाला और स्थानिक बैग के अंदर संग्रहित किया जो 5 महान संप्रदायों और शाही परिवार द्वारा दिया गया था। इंतजार। जैसे ही ये जियाओ वहां से चलने ही वाला था, एक आवाज आई। ये जियाओ रुका और उस आवाज के मालिक को देखने के लिए पीछे मुड़ा। वह थोड़ा मोटा युवक था और उसके कपड़ों से वह काफी अमीर लड़का लग रहा था। आपको किसी चीज की जरूरत है? ये जियाओ ने भ्रमित होकर उसकी ओर देखा। वह इस युवक को जानता तक नहीं था। उसने उसे क्यों रोका? हेलो, मेरा नाम चेन जियांग है। मैं क्यूई संक्षेपण क्षेत्र के 6ठे चरण में हूँ। मुझे लगता है कि आप भी अकेले हैं, तो क्यों न हम एक दूसरे के साथ मिलकर शिकार करें। इस तरह हम आसानी से कई लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, न्यूनतम प्रयास के साथ रैंक 2 जानवर को। चेन जियांग ने ये जियाओ को देखकर मुस्कुराया और ऐसे स्वर में कहा जैसे वह कोई उच्च और शक्तिशाली प्राणी हो। ये जियाओ उसे सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने चेन जियांग के मुस्कुराते हुए चेहरे को गौर से देखा और भौहें सिकोड़ ली। वह स्पष्ट रूप से चेन जियांग के दिमाग के अंदर छिपी किसी योजना को महसूस कर सकता है। मुझे खेद है, लेकिन मुझे अकेले रहना पसंद है, इसलिए मैं आपके साथ मिलकर काम नहीं कर सकता। मैं अकेले ही शिकार करूंगा। ये जियाओ ने स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया। क्या? चेन जियांग आश्चर्यचकित था क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि ये जियाओ उसके साथ मिलकर काम करने से इनकार कर देगा। मैंने कहा कि मैं अकेले शिकार करूंगा। कृपया अपने साथी के रूप में दूसरों की तलाश करें। ये जियाओ ने फिर कहा और चला गया। उसकी गायब होती आकृति को देखकर चेन जियांग गुस्से से चिल्लाया, तुमने मुझे मना करने की हिम्मत की। क्या तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूं? आप चेन जियांग हैं, मुझे पता है। ये जियाओ पीछे नहीं मुड़ा, केवल अपना हाथ लहराया और चेन जियांग की नजरों से ओझल हो गया। ये जियाओ को सुनकर चेन जियांग का मुंह खुला और फिर बंद हुआ और फिर खुला, लेकिन वह अपने मुंह से एक भी शब्द नहीं निकाल पा रहा था। पहले तो उसे भ्रम हुआ और जब उसे इस बात का एहसास हुआ तो वह बहुत क्रोधित हुआ। इतना गुस्सा कि वह जोर जोर से और तेजी से सांस लेने लगा। इससे पहले उसे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ और वह इतना क्रोधित नहीं हुआ।
उन्होंने भी इस प्रतियोगिता में भाग लिया और अकेले शिकार करना चुना क्योंकि उनका मानना था कि केवल वे प्रतिभाशाली लोग ही उनके साथ टीम बनाने के योग्य हैं जो उनसे अधिक मजबूत हैं, लेकिन उन सभी प्रतिभाओं ने भी अकेले शिकार करना चुना। संयोगवश वह इधर से गुजर रहा था तभी उसे युद्ध की आवाज सुनाई दी। इसलिए वह उस दिशा में चला गया जहां से लड़ाई की आवाज आ रही थी और उसने देखा कि ये जियो सिल्वर टूथ वुल्फ को अंतिम झटका दे रहा था। ये जियाओ के हमले की ताकत देखकर वह हैरान रह गया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि क्यों इस संघनन क्षेत्र के तीसरे चरण में एक मार्शल कलाकार इतनी ताकत के साथ विस्फोट कर सकता है। उस समय चेन जियांग ने कुछ सोचा और दूसरे दर्जे के जादुई जानवर के सर्वश्रेष्ठ कोर का शिकार करने के लिए उसके साथ टीम बनाने का फैसला किया। और रिपोर्ट पर वापस जाने से पहले वह ये जियो को मार डालेगा और बीस्ट कोर का अपना हिस्सा भी वापस ले लेगा। लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि ये जियाओ उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर देगा। वह चेन जियांग एक कुलीन परिवार में पैदा हुए थे। जन्म से लेकर अब तक उसे वही मिलता है जो वह चाहता है, चाहे वो खजाने हो या खूबसूरत लड़कियां। लेकिन अब जंगल में उसकी मुलाकात एक आकस्मिक व्यक्ति से हुई जिसने उसे इतनी स्पष्टता से मना कर दिया। उसे मना करना मतलब उसे अपमानित करना है। इसका बदला वह कैसे नहीं ले सकता। मैं निश्चित रूप से तुम्हें कष्ट दूंगा। तुम्हें मेरा प्रस्ताव अस्वीकार नहीं करना चाहिए था। एक बार तुम मेरे हाथ आ जाओ, मैं तुम्हें समझा दूंगा कि उन लोगों का क्या होता है जो मुझे चेहरा देने से इनकार करते हैं। चेन जियांग ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। वह सिल्वर टूथ वुल्फ की लाश को देखने के लिए मुड़ा। वह कुछ देर तक भेड़िए की लाश को देखता रहा और फिर हाथ हिलाया। उसके हाथ में एक आग का गोला दिखाई दिया। उसने आग का गोला भेड़िए की लाश पर फेंका और फिर बिना उसकी ओर देखे चला गया।